हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन लवर्स में। आज फिर से चले आए मैं स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करना फ्यूचर अपडेट्स के लिए। तो चलिए ज़्यादा बकर बकर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। शाम को लगभग रात के 9 बजे तब आइमा के घर पे मिस्टर हान, विंग और हुआन सब बैठे थे, खाना खा रहे थे। मिस्टर हान ने बोला हुआन की तरफ देखते हुए, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है हुआन? हुआन ने सूप का एक सिप लेते हुए बोला, आह अंकल, क्या ही बोलो, हमारे उस पागल प्रोफेसर के बाद सारा काम मेरे ऊपर आ गया है। मैं पागल हो जाता हूँ। विंग अपने मुंह में एक फ्राइड पोटैटो को ठूसते हुए बोला, पागल साइंटिस्ट? हाँ, वो मैं इतने दिनों से जिनके अंडर रिसर्च कर रही थी ना, वही। कौन है वो? अरे तुम भूल गए क्या? डॉक्टर वांग। उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है एंड वो लैब में अलाउ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी वो चले आते हैं। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। उस दिन के उस हादसे के कारण वो सक्सेस होने वाला था, लेकिन एंड वक्त में जो भी हो, जाने दो, ये सब उनका ही गलती था। वो पहले से ही पागल था मुझे लगता है, वरना समय को बांधने का कोशिश कौन करता है? हाँ बोलो। क्या समय को बांधना पॉसिबल भी है? हाँ, विंग ने उस पोटैटो को च्यू करते हुए ही बोला। हाँ? पुराने जमाने के लोग कहते थे धागों के साथ समय का बंधन है, तो ये उस हिसाब से देखा जाए तो पॉसिबल है। ये सब झूठ है, ये सब सिर्फ एक मिथ है और कुछ नहीं। आइमा ने विंग की तरफ देखते हुए बोला, वांग जी, तुम्हें कब से इन सारी चीजों में इंटरेस्ट आने लग गए? विंग ने घबराते हुए बोली, इंटरनेट में पढ़ा था मैंने, बस ऐसे ही। मिस्टर हुआ ने बोला, मिसेस ली, मुझे और फ्राइड्स चाहिए। आइमा हंसते हुए बोली, इतना खाना अच्छा नहीं है, आपका उम्र भी तो बढ़ रहा है। क्या? मेरा और उम्र बढ़ रहा है? मेरी तरफ देखिए मिसेस ली, मैं अभी भी बहुत यंग हूँ। मिस्टर हान ने अपने फोन का कैमरा ऑन करते हुए खुद के फेस को देखने लग गया था। विंग हंसते हुए बोला, हाँ सही कहा, अंकल का उम्र हुआ तो क्या हुआ है, अंकल अभी भी बहुत हैंडसम है, हैंडसम ओल्ड मैन। एंड से साथ साथ ही सभी वहाँ पे हंस पड़े थे। एंड तभी मिस्टर हान का फोन बजने लग गया था। फोन के स्क्रीन की तरफ देखते हुए उनका फेस का मुस्कुराहट जा चुका था। हेलो। फोन पे कुछ देर बात करते समय उनका फेस बिल्कुल सीरियस हो चुका था, लेकिन कुछ देर बाद ही उन्होंने फोन को रख के फिर से खाना स्टार्ट कर दिया था। विंग क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, क्या हुआ? कुछ को अपनी सजा शायद मिलने वाला है। मतलब उसका बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, ब्रेन में एक इंटरनल जगह में फ्रैक्चर हुआ है। हाँ, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, बहुत पैसे की ज़रूरत है। और वो रियो के पास गया था, लेकिन रियो ने उसे धक्का मार के बाहर निकाल दिया है। वो बच्ची अभी कैसी है? पता नहीं, ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना वो। सब खर्चा दे दीजिए अंकल। क्या? सब खर्चा दे दीजिए, बेस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन प्लीज अंकल। मिस्टर हान और कुछ नहीं बोला, वो बस अपने फ़ोन को निकालते हुए किसी को कॉल किया और फिर बाहर की तरफ चला गया था। हुआन और आइमा उसकी तरफ देखा। हुआन ने उसके सर पे हाथ फिराते हुए बोला, तुम बदल गए हो माय लिल पिग। विंग हंसा और अपने मन में बोला, मुझे पता है, अगर लैंसन मेरी जगह होता तो वो यही करता। लगभग मिडनाइट था ये। विंग अभी भी जाग रहा था। वो लानवांग जी की कंपनी का कुछ फाइल चेक कर रहा था। इन्हीं कुछ दिनों में वो सिर्फ लानवांग जी के ऊपर आए हुए एलिगेशन के लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि इसके साथ साथ वो लानवांग जी की कंपनी का भी काम कर रहा था। पिछले 4 महीने से जो पेंडिंग पड़ा था, वही सब विंग इन्हीं कुछ दिनों में बहुत हद तक कर लिया था। अंकल हान ने उसे बहुत हेल्प की है, एंड इसके साथ साथ विंग का तेज़ दिमाग भी बहुत हेल्प की है इन काम में। कंपनी में प्रॉब्लम के बारे में अंकल हान ने ही उसे बताया थे। उसके नाम में आए हुए एलिगेशन के लिए कंपनी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा और
ऑलरेडी पड़ चुका था और ऊपर से तो रियो का पापा थे ही मिस्टर फैंग। लानजान को कंपनी से हटाने के लिए अपना पूरा दम लगा दिया था। विंग को उस दिन के बोर्ड मीटिंग के बारे में याद आने लग गया था। कॉन्फ्रेंस रूम में उस दिन क्या हुआ था उसके दिमाग में घूमने लग गया था। कॉन्फ्रेंस रूम का उस लंबा टेबल के दोनों तरफ बहुत सारे अनफेमिलियर फेस और उनकी आंखें उसकी तरफ ही बहुत हेट्रेट लेके देख रहा था। और टेबल के दोनों तरफ एक तरफ था विंग और दूसरी तरफ था रियो का पापा मिस्टर फैंग। वो दोनों आमने सामने बैठे थे। मिस्टर फैंग के फेस में एक डेविल स्माइल था। विंग को बहुत डर लग रहा था। वो क्या बोलेगा उसे सोच ही नहीं रहा था। तभी अंकल हान ने उसे कंधे में एक पैट किया था और आंखों से रिलैक्स रहने के लिए इशारा किया था। मिस्टर हान आगे बढ़ चुका था। वो आगे बढ़ के सबके तरफ देख के एक बो किया और फिर बोलना शुरू किया था। मिस्टर लान के समय से ही मैं इस कंपनी के साथ हूँ। इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ देखा है। इस कंपनी का उठाव चढ़ाव, कैसे ये कंपनी दिन ब दिन इतना ऊंचाई तक आ गया है, सब कुछ मैंने देखा है अपने आंखों के सामने। ये बोलने के बाद उन्होंने इन्वेस्टर्स की तरफ देख के बोला, मैं अभी भी लानवांग जी के साथ खड़ा हूँ। क्यों लगता है आप लोगों को? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि इसके पीछे कोई तो वजह होगा? क्योंकि वो बेकसूर है। उनके बात खत्म भी नहीं हुआ था तभी एक इन्वेस्टर ने बोला, मैं भी लानवांग जी के पापा के समय से इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सारा कुछ मैंने भी देखा है। लेकिन मिस्टर हान, प्रूफ कहाँ है? आप ये बोल रहे हो कि ये लड़का जिसके नाम पे मर्डर के इल्जाम आए हुए हैं, रेप का इल्जाम आए हुए हैं, वो बेकसूर है। प्रूफ कहाँ है? अभी लानवांग जी का जो रेपुटेशन है। ये बोलते समय उन्होंने एक बार विंग की तरफ देखा और फिर कंटिन्यू किया, वो इस कंपनी में रहेगा तो लॉस ही होगा। हम लोग का इतना इन्वेस्टमेंट, सब कुछ तो बेकार ही जाएगा। मिस्टर हान ने उनकी तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर हु, आपकी सारी बात जायज़ है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा लानवांग जी बेकसूर है। हाँ, बेकसूर है। हाँ, अगर हम उसे ट्रस्ट कर भी ले तो उसे क्या फर्क पड़ता है? तभी दूसरे और एक इन्वेस्टर ने बोला, हाँ, पब्लिक जिस हद तक एग्रेसिव हो गया है, हमें नहीं लगता कि हमें कुछ प्रॉफिट होने भी वाला है। तभी रियो के पापा यानी कि मिस्टर फैंग के मैनेजर ने बोला, आप सही कह रहे हैं सर। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले कुछ मंथ्स में हमारे सेल बहुत कम हो गए हैं, लगभग 60%। इनफैक्ट हमारे कंपनी से बहुत सारे लोग भी रिजाइन देके जा रहे हैं। बोलते हैं उन्होंने मिस्टर फैंग की तरफ देखा। हॉल पे मौजूद सभी आपस में बात करने लग गए थे कि उसे हटा देना चाहिए, लेकिन कैसे हटा सकते हैं? कंपनी का कितना इन्वेस्टमेंट गिर चुका है। इस तरीके से चलता गया तो कंपनी पूरा बंद हो जाएगा। अब क्या करे? वो बेकसूर है भी यानी इससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसे इंसान को कंपनी में रखने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, क्या पता वो सच में मर्डर किए हुए हो। हाँ, और व्हाट अबाउट रेप? हाँ, वो ओमेगा, उसे वो मिल भी नहीं रहा। क्या पता कि उस ओमेगा के साथ भी इसने क्या किया है। मुझे भी नहीं लगता इस कंपनी में इसे अलाउ करना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे बातें। विंग जब सबका बातें सुन रहा था उसे और भी रोना आ रहा था। वो डर रहा था, बहुत ज्यादा डर रहा था। नहीं, उसे कुछ करना ही पड़ेगा। उसने अपनी आंखों को टाइटली बंद किया और साथ में अपनी मुट्ठी को भी कस लिया था। अपने फेस को सीरियस करते हुए बहुत कोल्ड एंड कामिंग वॉइस में उसने बोला, 2 वीक्स। उसके आवाज आते ही पूरा कॉन्फ्रेंस रूम शांत पड़ गया था। पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस। क्या आप लोग मुझे 2 वीक्स का समय दे सकते हो खुद को बेकसूर साबित करने के लिए? मिस्टर फैंग के मैनेजर तभी बोले, तब तक तो कंपनी का और भी लॉस हो जाएगा। 2 वीक्स में कितना लॉस होगा? 2 वीक्स में जितना भी लॉस होगा उसका सारा पैसा मैं अपने खुद के जेब से दूंगा। रूम में फिर से पिन ड्रॉप साइलेंस छा चुका था। कोई अब और क्या बोल सकता था? हाँ, आखिरकार दिन के एंड में सबको तो अपने अपने पैसे से ही मतलब है ना? अगर पैसा ही मिल जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है कंपनी का और रेपुटेशन का। और इसके साथ साथ मैं इन्हीं 2 वीक्स में अपने घर बैठे ही काम करूंगी। कंपनी का सारा काम मैं अपने घर बैठे ही करूंगी। ये बोल के उसने एक बार अंकल हान की तरफ देखा जो कि बहुत वरिड फेस बना के उसकी तरफ देख रहा था। तभी मिस्टर फैंग ने बोला, और अगर तुम फेल हो गए तो? उसने मुस्कुराते ही ये बोला एंड सबकी तरफ देख के तुरंत ही अपने फेस को वरिड फेस में बदलते हुए बोला,
नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस बोल रहा था कि अगर इन 2 वीक्स में तुम कुछ साबित नहीं कर पाए तो? वैसे भी मैं तुम्हें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता। दांत पीसते हुए उसने ये बोला। वो विंग के आंखों की तरफ देख रहा था। उसके फेस में अभी भी एक डेविल सी स्माइल था। विंग चुप था, कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो इस घिनौने इंसान से कोई बात ही नहीं करना चाहता था। कोई जवाब ना पाके मिस्टर फैंग ने खुद को कंटिन्यू किया। वेल वेल वेल, ठीक है, तो फिर आज से पूरे 2 हफ्ते बाद हम फिर से मिल रहे हैं, लानवांग जी। विंग ने इसके जवाब में कुछ नहीं बोला, सबकी तरफ देखा और बस एक बो किया और वहां से चला गया था। ये सब बात याद करते हुए विंग ने एक डीप ब्रीथ लिया। वो उस चेयर में खुद को रिलैक्स करने के लिए छोड़ दिया था। फिर से एक डीप ब्रीथ। तभी अचानक से उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया। उसने अपने फोन को चेक किया। एक अननोन आईडी से एक मेल आया है। क्या उसे इस मेल को खोलना चाहिए? कौन भेजा है उसे ये मेल? वो उस मेल को खोलने ही जा रहा था, लेकिन उससे पहले उसके फोन में एक अननोन नंबर से कॉल आ गया था। कुछ सोचते हुए विंग ने उस फोन को उठा लिया था। हेलो? उस दिन रेफरी तुम्हारे पंच की वजह से नहीं मरा था, वो बस सेंसलेस हो गया था। हॉस्पिटल में डॉक्टर शू रियो के कहने पे उनको मार दिया था। तुम्हें शायद अब तक वो मेल मिल चुका है ना? विंग उस मेल को खोला। वहाँ पे एक एड्रेस था। तुम्हें शायद एक एड्रेस दिख रहा है, वो एक आई विटनेस है, उसका एड्रेस है ये। विंग चुप था, उसने एक भी जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ से वो शख्स भी अपना बात को खत्म करके बस चुप था कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद उसने बोला, सॉरी एंड थैंक यू। ये बोलने के तुरंत बाद ही वो कॉल कट गया था। विंग उस फोन को साइड में रख दिया था। उसे पता चल गया था कि ये कौन है। वो उस एड्रेस को अंकल हान को सेंड कर दिया था। अंकल हान, इसे खरीद लीजिए एंड प्रेस के सामने सच बोलने के लिए मजबूर कीजिए। इसके बाद वो उस मैसेज को सेंड कर दिया था। वो उठ के उस बालकनी के पास चला गया था। बाहर बारिश हो रहा था, बहुत तेज बारिश। वो एक डीप ब्रीथ लिया। सब कुछ हो गया है, लगभग सारा काम खत्म होने को है। बस वो ओमेगा ही बाकी है। लंजा, बहुत जल्द ही तुम्हारे ऊपर से मर्डर का एलिगेशन हट जाएगा। तुम फ्री हो जाओगे, तुम्हें अपना सब कुछ मिल जाएगा। वैसे भी मुझे पता था तुम ये कर ही नहीं सकते, लेकिन वो ओमेगा, मुझे बस उसे ही ढूंढना पड़ेगा। दूसरी तरफ 3 घंटे पहले हॉस्पिटल में कोच पागलों की तरह इधर से उधर कर रहा था। उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। वो सुबह से पैसों के इंतजाम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। रिसेप्शन में जाके वो रोने लगे थे। प्लीज 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 कुछ कीजिए प्लीज। सॉरी सर, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हमारे हॉस्पिटल का रूल्स है। आपको पहले पे करना पड़ेगा और फिर इस फॉर्म को भरने के बाद ही हम पेशेंट को ओटी में ले सकते हैं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। हम लेकिन प्लीज मैं आप लोग का पैर पड़ता हूँ, मेरा बेटी मर जाएगा, उसका हालत बहुत खराब है। मैं प्लीज 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 मेरे मेरे उसके अलावा मेरे पास कोई नहीं है। प्लीज समझिए समझिए, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए प्लीज प्लीज। मैं सारा पैसा दे दूंगा, मैं सारा पैसा दे दूंगा, मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ। प्लीज़ सर, यहाँ पे सिंडिकेट मत कीजिए। मैं सिंडिकेट मैं कोशिश करता हूँ ना। आप स्टार्ट तो कीजिए, आप शुरू तो कीजिए ना, प्लीज़ शुरू तो कीजिए ना। आप उसका ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए। मेरा बेटी मर जाएगा, प्लीज़ प्लीज़ समझिए प्लीज़। तभी एक काले कोट पहने हुए इंसान आके टेबल में पैसा रख दिया था। उसने बोला, जल्दी से ऑपरेशन स्टार्ट करो। कुछ शौक होते हुए उन पैसों की तरफ देखा और फिर उस इंसान की तरफ। उसकी तरफ देखते ही उसकी आंखें शौक से चौड़े हो गए थे। वो इंसान नहीं, वो इसे नहीं जानता, लेकिन उसका बैच, लानवांग जी का आदमी, लानवांग जी। उसके अनजाने में ही उसके आंखों से आंसू लुढ़क चुका था। वो इंसान कंटिन्यू किया खुद को। भी वो इंसान बोला, पेशेंट को वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए एंड जो भी हो जैसे भी हो, उसके लिए जितना पैसे लगे, जितना महंगा ट्रीटमेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब कुछ कीजिए, बस
पेशेंट ठीक हो जाना चाहिए। वो इंसान ये बोल दिया था और पैसे भी जमा कर दिए थे। आपके हॉस्पिटल के सबसे बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को बुलाइए एज सुन एज पॉसिबल। घबराते हुए रिसेप्शनिस्ट ने बोला। लेकिन लेकिन सर, हमारे स्पेशलिस्ट अभी छुट्टी पे हैं, हम कैसे बस। क्या मजाक चल रहा है क्या? एक बच्ची सुबह से यहाँ पे पड़ी है। पहले तो आप लोग पैसे के लिए उसका ट्रीटमेंट तक करने के लिए रेडी नहीं थे, अब आप लोग बोल रहे हैं कि डॉक्टर छुट्टी पे है। मजाक चल रहा है क्या? आपको पता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? आपको पता है? आपका नौकरी जा सकता है। तो आप ये जिसके ऑर्डर से भी कर रहे हो ना, वो बंद कीजिए अभी के अभी, वरना मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। वो रिसेप्शनिस्ट डर गया था, तुरंत ही बोला, नो नो सर, नो नो सर, ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसा मत कीजिए। हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन है सर, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। हम एज सुन एज पॉसिबल हम ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं सर, प्लीज़ आप शांत हो जाइए। हम एज सुन एज पॉसिबल ये करते हैं एंड आप चिंता मत कीजिए, पेशेंट को VIP ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। इसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था। लगभग 3 घंटे बीत चुका था। इन्हीं 3 घंटे में पता नहीं कोच ने कैसे बिताया था। कोच अभी भी पत्थर की मूरत की तरह ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही बैठा था। वो सोच में डूबे हुए था, उसके आंखों से आंसू बहते जा रहा था। लानवांग जी ने उसे पैसे दिया। कोच का शरीर से जैसे आत्मा ही निकल चुका था। उसे पता ही नहीं चला कब वो उस वेटिंग सीट से उठ के हॉस्पिटल के बाहर चला गया था और अनजाने में ही रास्ते में चलना स्टार्ट किया था। कल की सारी बात उसके दिमाग में फ्लैशेस की तरफ आने लग गया था। आप लेंजा के डैड के जैसे थे। वो आपको अपना डैड मानता था, लेकिन आपने क्या किया? आप बाहर की बारिश और बिजली कड़कने की आवाज़ कोच को अपने सेंस में नहीं ला पाया था, क्योंकि उनके अंदर भी तूफान मचा था। कोच बारिश में एकदम भीग चुका था। उनके सामने एक टेलीफोन बूथ था। वो उन टेलीफोन बूथ के अंदर चला गया था और फिर लानवांग जी के नंबर को डायल कर चुका था। तो बस यही तक। तो कैसा लगा आज का पार्ट? क्या लगता है? विंग लगभग सारा मिस्ट्री को सॉल्व कर रहा है। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकी है ना? ओह नहीं, मैं भूल रही हूँ, वो ओमेगा। ओमेगा के बाद मैं कैसे भूल सकती हूँ? क्या लगता है कौन था वो ओमेगा जो कि और कभी सामने नहीं आया? जो भी हो, स्टोरी कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? एंड मैं स्टोरी को एज सुन एज पॉसिबल ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि ये स्टोरी आप लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है, इतना रिच डाउन जा रहा है इस स्टोरी का। तो मैं स्टोरी को छोड़ूंगी नहीं, एज सुन एज पॉसिबल मैं इसे ख़त्म करूँगी एंड फिर मैं एक नया स्टोरी स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है? और साथ में मैं भी नेक्स्ट टाइम को भी कंटिन्यू करूँगी। तो जो भी हो, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड बाय बाय, गुड नाइट।